जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वास्तु एकेडमी में। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं जिसमें हर बच्चे की ये प्रॉब्लम है। जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसकी सबसे बड़ी और सबसे कहते हैं कि कठिन में कठिन जो है मेजर प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन। तो एक कैलकुलेशन एक ऐसा चैप्टर जिसको बिना पढ़े आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उनको जो छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये बन जाता है कि जब हम कैलकुलेशन को पढ़ें तो बहुत डीप से पढ़ें, बहुत बारीकी से सीखें, छोटी छोटी चीज़ों को हम जानें कि कैसे कोई भी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशंस की मदद से अगर हमने कैलकुलेशंस पढ़ी हैं तो उस कैलकुलेशंस की मदद से कैसे हम सवालों को बहुत सेकंडों में हम टैकल कर सकते हैं, कैसे हम बहुत सेकंडों में हम जो है कैलकुलेशन की मदद से सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को हम जो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो है हमारा जिसका चैप्टर है, या फिर हम ये चैप्टर कह सकते हैं, या एक तरीके का टॉपिक हम कह सकते हैं कि जिसका नाम है कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। कैलकुलेशन इसको कहते हैं गणना, ठीक है। अब कुछ दोस्त कहेंगे, कुछ भाई कहेंगे, सर ये इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि कैलकुलेशन करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर कैलकुलेशन करना इतना ही बड़ी बात है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके दिखाओ बिना कैलकुलेशन के, कभी नहीं कर पाओगे। सिंगल स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी वो आज यहाँ पर जो खड़ा होकर के ये कह दे कि मैं बिना कैलकुलेशन पढ़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो वो समझ लो कि 99% जो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी जो है चीज़ है जो एग्ज़ाम में बैठे हुए विद्यार्थियों को ये हेल्प करती है कि हम सवालों को मिनटों में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेकंडों में उनको कैसे हम टैकल करते हैं, कैसे उनको जो सेकंडों में उड़ाया जाता है। तो मैथमेटिक्स में जब भी आप जो है कैलकुलेशन की बात आती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की जब भी बात आती है तो हमेशा ये बात कही जाती है, चर्चा करी जाती है कि कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट। जितने भी एस्पिरेंट है उन सभी के लिए जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन उस बच्चे को नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा कि एग्ज़ाम में बैठेगा लेकिन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि मेरिट लिस्ट से वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा तो फिर आप रोना रोते हो कि अरे हमने तो दिया था, 3-4 बार हमने दिया था, हमारा तो निकला नहीं, है ना। निकलेगा कैसे निकलेगा? जब आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगे, बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको नहीं पता होगा, कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको ये नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कैसे करते हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको टैकल कैसे किया जाता है, आपको ये नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जो है ऑप्शंस के ज़रिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है तो आप एग्ज़ाम से ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रियलिटी है और ये फैक्ट भी है कि जब तक आप जो है कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक जो है आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम जो है इसी कैलकुलेशन को लेकर के बहुत चर्चा करने वाले, बहुत डीप से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से सीखेंगे कि ऐसे बच्चों को भी जो है समझ में आए जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, बहुत बेसिक से आती है, या फिर जो है ऐसे बच्चे जो 2025 में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो फिर एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, यूपी पुलिस हो, एनडीए हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, जितनी भी तरीके के बैंक की सेक्टर में हो, सीपीओ हो, जितने भी तरीके के एग्ज़ाम जो कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको ये चीज़ें नहीं पता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से आज की क्लास से बहुत डीप से हम जानेंगे कि आखिर जो है कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन को हम कैसे टैकल करते हैं, कैलकुलेशन के मदद जो है मदद से एग्ज़ाम में हम सवालों को कैसे जो है उनको जो है सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
आज हम देखो कैलकुलेशन के डिफिनीशन लोग अलग अलग देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग अलग देते हैं। कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, है ना, लोग गणना करते हैं। लेकिन जो हम जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन एक ऐसा तरीका है जो ऑप्शन को क्या करता है कि जो है सवालों को ईजी बना देता है। हम ये कह सकते हैं, अपनी भाषा में हम कह सकते हैं, या फिर जो मैथमेटिक्स की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि भैया कैलकुलेशन एक ऐसा तरीका या फिर एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है या सवालों को आसान बना देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो है मैथमेटिक्स रीज़न दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन। देखिए, जब हम कैलकुलेशन को जब हम बात करते हैं ना, बहुत बारीकी से हम चीज़ों को समझते हैं। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कैलकुलेशन जो है दो तरीके के होते हैं। आप कहोगे सर ये दो तरीके से कैलकुलेशन कैसे करी जाती है? ठीक है, एक बहुत बेसिक होती है, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास एडवांस। ठीक है, एक कैलकुलेशन मैंने कहा ना कि कैलकुलेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक बहुत बेसिक से हम करते हैं और दूसरा होता है हमारे पास एडवांस। हम क्या करते हैं कि बेसिक और एडवांस। बेसिक में क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत बेसिक ही पता होगा। जैसे आजकल के समय में आजकल बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई पे जो लापरवाही पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट उनको जो है रील पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो उनके लिए जो बहुत बेसिक कैलकुलेशन जानते हैं, जैसे बेसिक कैलकुलेशन में हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपके पास क्या है, एडिशन आ गया, ठीक है, जोड़, सबट्रैक्शन आ गया, जैसे कहते हैं घटाना, है ना, लिख देते जोड़ घटाना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी इसे हम क्या कहते हैं, गुना, और एक होता है डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि इसे हम कहते हैं भागा। कुछ लोग भाग कहते हैं, कुछ लोग भागा कहते हैं। ये क्या है कि ये बेसिक है, जो ऑलमोस्ट जो है बेसिक हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। जिसको ये बात पता ही नहीं है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, वो बच्चे जो है कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एसएससी जैसे एग्ज़ाम को, बैंक जैसे एग्ज़ाम को, और जो है आर्मी जैसे, नेवी जैसे, एनडीए जैसे एग्ज़ाम को वो क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिक चीज़ से नहीं होगा। आप सोचो कि मैं बेसिक चीज़ पढ़ करके इससे जो है ये सारी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ है इससे पढ़ करके मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँ। आप सोच रहे हो कि आप जो है इस बेसिक्स को पढ़ करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेवर पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप जो है बेसिक चीज़ पढ़ करके आप क्या करोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, वो भी जो है एसएससी जैसे एग्ज़ाम को, बैंक जैसे एग्ज़ाम को। कौन से एग्ज़ाम? आप एसएससी हो गए, बैंक हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, रेलवे हो गया, आरआरबी हो गई, एलपी हो गया, आरआरबी में भी एलपी आती है, एनटीपीसी हो गया, यूपी पुलिस हो गई, एनीथिंग, जितनी भी जो है सर्विसेज हैं, आप सोचो कि इनको जो है बहुत इजी वे में हम ये करके निकाल सकते हैं। बस इनको बहुत बेसिक कैलकुलेशन सीख करके हम जो है इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे। तो आप इस भ्रम से निकलिए कि आप जो है 2024 में पढ़ रहे हैं, 2024 ख़त्म होने को है, 2025 में आप जाने वाले हैं, और 2025 में जो है 23, 22, 23, 24 इन 3 सालों में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखने को मिले हैं, इनमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का था। तो आप ये इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि 2025 में जितने भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे उनमें कंपटीशन कितना हाई लेवल का होगा। तो उस हाई लेवल के कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप ये सोचो कि मैं इस बेसिक जो है कैलकुलेशन से मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा, तो ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सर अब किया क्या जाए? तो भैया जाहिर सी बात है कि आप कोई ऐसे वैसे नौकरी तो करने जा नहीं रहे हैं, है ना। प्राइवेट के लिए तो नौकरी करने जा रहे हैं। प्राइवेट में भी नौकरी कहाँ मिल रही है? प्राइवेट में भी आपके पास स्किल होनी चाहिए जो आप कभी कर नहीं सकते हो। इमेजिन करो कि जो है कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करता है? ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ना तो गांव के ही बच्चे ज़्यादा, तो जो है गांव के जो रूरल एरिया के होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है क्या करते हैं,
गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इंग्लिश वीक होती है और वो इंग्लिश में उतने सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और वो उनको ये भी पता है कि वो गांव के बच्चे ज़्यादातर स्किल नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। अगर उनको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते, उनकी सुविधाएँ अच्छी मिलती, तो वो ज़्यादा स्किल के तौर पर जो है सीख सकते हैं। लेकिन जितने भी आज अगर आपने देखा है कि जिन्होंने अपनी बाउंड्री को पार करके, एक लिमिट होती है ना इंसान की, कि घर में कहते हैं ना कि कोई एक बच्चा होगा जो अपने घर की जो पूरी पुश्तैनी की जो चीज़ों को बदल करके रख देता है, तो वो वैसे बच्चे होते हैं जो बाहर निकल करके जाते हैं और वो अपने चीज़ों को बदल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि मैं गांव में रह कर के वो सारी चीज़ें कर लूँ, नहीं कर पाओगे, क्योंकि गांव के बच्चे के ऑप्शन एक ही होता है, या तो वो देखो अगर उसके पास स्किल है, बढ़िया स्किल है, पढ़ा लिखा है, अच्छा स्किल है, तो वो क्या करेगा, किसी कंपनी में जा कर के वो काम कर सकता है। अगर उसके पास स्किल नहीं है, ठीक है, तो स्किल नहीं है, उसके पास इंग्लिश वीक है, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में वो क्या कहते हैं कि इंग्लिश बोला नहीं जाता है, इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, पढ़ करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इतनी इंग्लिश आती है, उसको सीख लेगा वो, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आता है। जब वो गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करता है, तो सोचो कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्किल चाहिए, वहाँ पे जो आपके पास है नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आओगे तो आप सोचोगे कि क्या जोड़ घटाना गुणा भाग से हो जाएगा, केवल नहीं होगा, तो आपको भी तो एडवांस बनना पड़ेगा। जब तक आप एडवांस नहीं बनोगे तब तक आप जो है कैसे क्वालिफाई कर पाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडवांस बनने के लिए, यानी कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कैलकुलेशन में सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम, देखिए एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, बहुत बारीकी से हम चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे भी कि कैसे हम इन चीज़ों को पढ़ करके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी बात करते हैं। तीसरी हम बात करते हैं डेसिमल। देखिए डेसिमल क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेसिमल आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। डेसिमल का भी आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को बहुत ये बेसिक चीज़ें, ये जो डेसिमल वगैरह जोड़ना घटाना, ये चीज़ें नहीं आती, बहुत से बच्चे जो है जिनको नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। देन हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, देन हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। आप कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, बशर्ते क्या है कि आप यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन आप जो देख रहे हैं वो बेसिक लेवल की होती है, लेकिन हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास ज़रूरी क्या है कि हम एडवांस लेवल की कैलकुलेशन को हम सीखें। एडवांस लेवल की मल्टीप्लिकेशन हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप जो है एडवांस लेवल की कैलकुलेशन सीखोगे, अच्छे से जानोगे, अच्छे से समझोगे कि एडवांस लेवल की कैलकुलेशन सीखने के बाद हम अपने एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम को क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, कैसे उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में, इस तरीके से चुटकियों में इस तरीके से उड़ा सकते हैं, वो चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है क्या करती है, मैटर करती है। ठीक है, अब जो है कहेंगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। देखो बहुत, ये हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में अच्छा कभी आपने अगर नोटिस करा होगा, आपने कभी देखा होगा कि सवाल जो होते हैं मैथमेटिक्स के, जो सवाल होते हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि वो बहुत कंज्यूमिंग होते हैं, है ना, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऐसे सवाल जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उन सवाल को कैसे टैकल किया जाता है, उसी के लिए जो है हम क्या करते हैं, एडवांस कैलकुलेशन पढ़ी जाती है। ऐसे सवाल जिनको हम क्या करते हैं कि टैकल करने में हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स को, कि कैलकुलेशन बहुत लंबा करना पड़ता है, उन्हीं के लिए क्या किया जाता है, एडवांस
जो है कैलकुलेशन पढ़ाया जाता है, उन्हीं सवालों के लिए एडवांस कैलकुलेशन पढ़ाया जाता है, ताकि जो है हम जो है एग्ज़ाम में उन सवालों को टैकल कर सके। अब कोई कहेगा कि सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? भाई ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जो है आसानी हो जाती है, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्ज़ाम में टाइम को कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं। हमारे जो सवाल, ऐसे सवाल जो होते हैं जो टाइम खर्च कराते हैं, ऐसे सवालों को टैकल कैसे किया जाता है इन एडवांस कैलकुलेशन की मदद से। अब इनमें टैकल करने का मतलब क्या है कि अब ऐसे सवालों को जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उनको उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहोगे सर जो उनको सवाल सॉल्व करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा। देखिए, उनको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, डिजिटल सम। डिजिटल सम, अब मैं डिजिटल सम यहाँ पर भी मैंने लिखा, यहाँ पर भी लिखा, क्यों लिखा उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि एक एग्ज़ाम में आपको एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आया, ठीक है, समथिंग कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं। तो उन 4 ऑप्शन को हम क्या करेंगे कि डिजिटल सम के माध्यम से हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर को हम ऑप्शन के, सवाल के 4 ऑप्शन के ज़रिए कैसे उनको जो है टैकल करेंगे। इसलिए जो है आपको क्या पढ़ाया जाता है, डिजिटल सम पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं का हम योग भी हम कह सकते हैं, या सॉरी अंकों का योग हम कैसे, डिजिटल का मतलब, डिजिट का मतलब अंक होता है, अंकों का योग हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, एक हमारे पास होता है मल्टीपल गिवन। मल्टीपल गिवन, कभी कभी इसे हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी हम कहते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जो ये एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, मल्टीपल ऑप्शन दिए रहते हैं। मल्टीपल ऑप्शन दिए रहते हैं, उनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो है सवालों को जो है सॉल्व करते हैं। अब जब हम मल्टीपल ऑप्शन जब हमारे पास दिए रहते हैं तो उनको जो है हम जो है सवालों को जो है सॉल्व करते हैं, तो उनके ज़रिए हम जो है सवालों को कैसे हम जो है टैकल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है, एक हमारे पास होती है अप्रॉक्स मेथड। अप्रॉक्स मेथड यानी इसे हम कहते हैं लगभग। लगभग यानी कि ऐसे सवाल जिनका आंसर हमें ये लगता हो कि अप्रॉक्सली इतना जाएगा, है ना, अप्रॉक्सली इतना जाएगा, इतना होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन हम लगभग में, हम डेसिमल में हम बता सकते हैं कि डेसिमल में ये चीज़ें आती है, लगभग में हम ये चीज़ें जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आती है, एक होता है लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट। इसके बाद होता है लास्ट डिजिट, इसके बाद आता है लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ऐसे सवाल, हमने कोई सवाल दिया आपको, ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। हमने कहा ABCD EFGH IJKL MNOP। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करा और आपको कैलकुलेशन बहुत लंबी हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन के ज़रिए हम इस ऑप्शन का लास्ट डिजिट चेक करते हैं कि भैया इसका लास्ट डिजिट क्या आ सकता है। जैसे हमने कहा कि 12 × 18, ठीक है। अब ये हमें जो है हमारे पास जो 4 ऑप्शन आए, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आए, तो हम ये लास्ट डिजिट चेक करते हैं। क्या, 8 दूना के 16, 16 आया, हमने कहा 16 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 6। अगर इन 4 ऑप्शन में लास्ट डिजिट 6 होगा तो हम क्या करते हैं कि वो हमारा क्या हो जाए, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि ये लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसलिए काम नहीं आता है क्योंकि लास्ट डिजिट ऑप्शन जो होता है वो कभी कभी चारों का सेम हो जाता है। ठीक है, तो जब चारों का सेम हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट ऑप्शन को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ पर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जो जब किसी भी क्वेश्चंस के आंसर का लास्ट डिजिट चारों ऑप्शन जब सेम हो जाएगा तो वहाँ पे लास्ट डिजिट काम नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम चेक करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट हम चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट एक होते हैं लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट के जो है 2 डिजिट को हम चेक करते हैं कि भैया लास्ट के 2 डिजिट तो देख लो कि क्या पता लास्ट के 2 डिजिट से जो है क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। जैसे हमने कहा कि 16 हो गया, 8 दूना के 16। अब जैसे ही यहाँ पे 16 हुआ, अब मान लो कि लास्ट के 2 डिजिट 16 होगा, तो जिसमें भी लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 16 होंगे, वही हमारे पास क्या होगा, इट इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक मेथड और रह जाता है जिसका नाम है होता है .0 मेथड। .0 मेथड, देखिए .0 मेथड क्या है, 0.0% मेथड। ये क्या करता है कि इसमें क्या करते हैं हम, जो है जो .0 मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, ना तो आप जो है 0 को चेक करोगे, ना ही आप डेसिमल को चेक करोगे, और ना ही आप जो है किसको चेक करोगे, परसेंटेज को चेक करोगे। ओनली आप क्या करोगे, ओनली यू कैन ओनली सी द नंबर, ओनली सी द नंबर। आप केवल नंबर को चेक करोगे। आप जो है ना तो 0 को चेक करोगे, ना डेसिमल को चेक करोगे, ना ही परसेंटेज को चेक करोगे। तो ये क्या है कि एक कैलकुलेशन की जो है बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी, आपको बहुत ये सब चीज़ें जो है आपको नहीं आने वाली हैं। कि आप सोचो कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी और आप ये सोचो कि मैं इस बेसिक मेथड से जोड़ घटाना गुणे भाग से मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर लूँ, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपको इंस्पेक्टर बनने के लिए, एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के लिए, आपको जो है कहते हैं कि ASO बनने के लिए, आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है कि आपको जो है एडवांस जो है कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक आप एडवांस कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तब तक जो है आपको जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि अब सवाल एक यहाँ से एक सवाल बनता है कि क्या एक सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या एक कैलकुलेशन पढ़ने से क्या जो है ये इतने सारे चीज़ें पढ़ने के बाद क्या कैलकुलेशन की प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगी, है ना? ये सारी चीज़ें जितने आपने बताया कि आपके मन में ये डाउट तो होगा ना कि सर आपने जितना ये सारा चीज़ें बताया, ये सारी चीज़ें बताया आपने, इसको पढ़ने के बाद क्या कैलकुलेशन की प्रॉब्लम जो है 100% जो है सॉल्व हो जाएगी या नहीं? तो कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि कैलकुलेशन को पढ़ने के बाद जो है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम जो है 100% क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग दावा करते हैं, जैसे लाइक यूट्यूबर हो गए, और कुछ लोग जो अपने व्यूज़ के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं अपने आप को बहुत वो दिखाते हैं कि वो बहुत मैथमेटिक्स के बहुत गणितज्ञ होते हैं। तो अगर सच में इस बात की अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा ना कि कैलकुलेशन की प्रॉब्लम, जो कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन जो प्रॉब्लम है, अगर ये क्या 100% सॉल्व हो जाएगी? अगर मैं इसका आंसर अगर आप दूँ, अगर मैं ओनली अगर जो कोई कहे कि सच बताओ, सच सच बताना, है ना, कोई कहे कि सच सच बताना, क्या ये सॉल्व हो जाएगी? सच सच अगर मैं बताऊं तो आप कहोगे नहीं, सच सच आपने, मैं कहूँगा नहीं। कोई कहे कि कैलकुलेशन इतना सारा चीज़ें पढ़ने के बाद कैलकुलेशन की प्रॉब्लम जो है 100% सही हो जाएगी, इसका सही आंसर बताओ, मैं कहूँगा नहीं। अगर कोई मैंने कहा कि नहीं, मैं झूठ बोल दूं कि अगर मैंने सच बोला, ट्रूथ अगर हमने कहा और हमने फॉल्स कहा, हमने कहा कि नहीं हमने झूठ बोल दिया, हमने लाइव बोला, हमने झूठ बोला कि नहीं भाई यस हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे, इस बात का दावा ठोकते, सीना ठोक करके कहते हैं कि इतना सारा चीज़ें पढ़ लो और कैलकुलेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, चुटकियों में आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब बकवास बातें हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक मशीन
जो है एक मशीन अपनी जो है 100% कभी एफिशिएंसी नहीं दे सकती। उसकी एक मशीन की अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। ठीक वैसे ही एक मनुष्य जो है 100% सही इंसान नहीं हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। ठीक वैसे ही कोई भी लड़की हो, उसके अंदर भी कुछ न कुछ कमियां रह जाएगी, 100% सही नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है जब आप कैलकुलेशन पढ़ें तो ये उम्मीद ना रखें कि कैलकुलेशन पढ़ने के बाद आपकी 100% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ये कभी भी श्योर नहीं कहा जा सकता 100%, नहीं, कुछ न कुछ कमियां रह जाएगी, कुछ न कुछ छूट जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके मन में कभी डाउट होगा कि सर इतना सारा कैलकुलेशन हमने पढ़ ली, अब मुझे बताओ कि क्या इससे हमारी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं हो सकती। जो लोग खुद को अपने आप को बहुत दावा ठोकते हैं ना कि मेरी कैलकुलेशन जो है पढ़ लो, कैलकुलेशन की ये क्लास ले लो जो है जिससे जो है आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, झूठ है सब। ठीक है, कभी भी कैलकुलेशन पढ़ने के बाद आप ये सोचो कि आपकी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकती। कुछ न कुछ कमियां रह जाएगी उसमें। एक मशीन कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती है। एक व्यक्ति जो है कभी भी 100% क्या हो सकता है, परफेक्ट इंसान नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक वैसे ही कैलकुलेशन पढ़ने के बाद कैलकुलेशन की प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेसिक क्लास थी जो कैलकुलेशन के ऊपर थी, जो हमने जो है सीखी है। अगली क्लास में हम जो इसके जो ऊपर जो हम चर्चा करेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल की कैलकुलेशन, उसमें हम चीज़ों को सीखेंगे, एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे। डिजिटल सम हम सीखेंगे, डिजिटल सम हम कैसे अप्लाई करते हैं, ऑप्शन के जरिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ों को हम जो टैकल करते हैं, बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से सीखेंगे। देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ कि देखो, कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ये 100% श्योर है, 100% गारंटी है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, 100% इसकी भी गारंटी नहीं है। आपने अगर 100% अपना एफर्ट लगाया है, 6 से लेकर के अगर 9-10 महीने अगर जम करके अगर मेहनत करिए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी लग ही जाएगी। क्योंकि क्या है कि 100% जो आप देने के बाद भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जीवन में लक रह जाती है। लोग कहते हैं कि लक, अरे हमारा लक नहीं था, ये नहीं था। कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ लक का भी साथ होता है और कुछ आपकी मेहनत होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके एडवांस लेवल पे हम जो है चर्चा करेंगे बहुत बारीकी से। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास, आपकी बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।